आज के मेहमान कार्यक्रम में बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जानी मानी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ से। इस बातचीत की आज तीसरी कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं। मीता वशिष्ठ से बात कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। हम स्वागत कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में मीता वशिष्ठ जी का। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारे साथ है मीता वशिष्ठ जी और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप कक्षाएं लेती हैं और बखूबी लोगों को पढ़ा लेती हैं। तो पढ़ाने के साथ साथ आप कार्यशालाएं भी आयोजित करती हैं, विदेशों में भी आपने किया है जी, तो वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका? वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था एक लंदन में, लेस्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहाँ पे जिनकी वर्कशॉप मैंने की थी वो ऑलरेडी मंझे हुए कलाकार थे, कुछ तो सिनेमा भी कर चुके थे और अलग अलग उम्र के थे। जब आप वर्कशॉप करते हैं ना विदेशों में, तो आप बहुत जल्दी 8 घंटे के छोटे से समय में या 4 घंटे की वर्कशॉप में आप पूरा निचोड़ ले सकते हैं कि ये इन लोगों की सोच क्या है, यहाँ का रहन सहन क्या है, यहाँ पे अंदर की जो मनोस्थिति है वो क्या है, किन चीज़ों से लोग खुश हैं, किन चीज़ों से लोग नाखुश हैं, पीड़ित हैं, या कॉन्शियसनेस क्या है। मैं अक्सर अपने क्राफ्ट को डिवाइन क्राफ्ट मानती हूँ। अच्छा, वो उसमें है कुछ। तो जब आप वर्कशॉप करते हैं जैसे कि मैंने किया है, मुझे उस वर्कशॉप के दरमियान बहुत कुछ समझ में आ जाता है, उस प्रांत का, वहाँ के रहन सहन का, लोगों के घरों में क्या बातें होती हैं। अच्छा, किन चीज़ों से माँ बाप बच्चों को टोकते हैं। यानी जैसे कि जब मैं लंदन में एक बार वर्कशॉप ले रही थी तो ये हाई स्कूल बच्चों के साथ था, जो कि बड़ा मुश्किल एज ग्रुप है। हाँ, बहुत। और वो कमाल का था क्योंकि इंडिया में इतनी सदगर्मी सी नहीं होती है जब मिक्स्ड ग्रुप हो। तो मैं जब लंदन में थी तो ये स्कूल, हाई स्कूल के बच्चे थे, तो जो इम्प्रोवाइजेशंस हम देते हैं, इम्प्रोवाइजेशन माने आप एक सिचुएशन बताइए और बड़े प्यार से करती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि किसी को ऐसा लगने लगे कि आप उनकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं या जांचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत किस्म के तरीके होते हैं थिएटर में से किसी को जोड़ने के। कई तो होते हैं जो बड़े टिपिकल हैं, जहाँ आपको वो रुला देते हैं और बोलते हैं जितना आप रोगे उतना आपका दुख निकलेगा। वो सब बकवास तरीके हैं, मैं बता दूं अभी से। मुझे बहुत परेशानी होती है जब थिएटर को ना इस तरह का एक अजीब किस्म का एक प्रयोगशाला बना देते हैं। प्रयोगशाला, और उसमें आप लोगों की निजी ज़िंदगी को निचोड़ के, कुरेद के, उसको बाहर निकाल के आप सोच कहते कि अब आप इमोशन समझोगे, ये सब बकवास है। क्राफ्ट है जी, नाट्य शास्त्र ने हमें वो क्राफ्ट दे रखी है, और उसमें ये बड़ा एक वेस्टर्न किस्म का है जो बहुत पर्सनल जाते हैं जी, क्राफ्ट समझने के लिए। ये मुझे कई टीचर्स जो हमारे गुरुज हैं उन्होंने कहा है, गुरु हैं जो इंडिया में परफॉर्मेंस आर्ट्स के, तो उन्होंने कहा है कि अक्सर जो वेस्टर्न एक्टर्स थे वो बहुत जल्दी बुढ़ा जाते थे क्योंकि उनको इतना निचोड़ा जाता है और अपने अंदर इतना घुसाया जाता है कि अंदर से निकालो, अंदर से निकालो। ये बड़ा एक टिपिकल शब्द है, अंदर से निकलना चाहिए। हाँ, ये जो अंदर से निकलना चाहिए उसके लिए भी एक क्राफ्ट है जो नाट्य शास्त्र में है। वो नाट्य शास्त्र जो है, जो एक्टिंग की क्राफ्ट है, वो चक्रव्यूह की तरह है। आपको अंदर आने का तरीका आना चाहिए, क्या बात है। और बाहर निकलने का तरीका भी आना चाहिए। वेस्टर्न जो है वो बेचारे अभिमन्यु को अंदर ही छोड़ देते हैं जी, और वो भी चक्रव्यूह से नहीं, उसको बस धकेल देते हैं अंदर, जी, फिर आप निकलते रहो अपनी समझ से। जबकि जो हमारा जो एशियन एस्थेटिक है, जो इंडियन एस्थेटिक है, नाट्य शास्त्र का जो एस्थेटिक है, उसमें आपको तरीके से अंदर ले जाया जाता है, चक्रव्यूह के बिल्कुल अंदर तक, और वहाँ पे आपको बाहर निकलने का रास्ता भी पूरी तरह से बताया जाता है। और इसलिए हमारे पास शांत रस है कि आप जो भी करें, 9 रसों में से रौद्र करें, विभत्स तक का रस है, लेकिन उसके बाद शांत में आना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रल में, तटस्थ हो जाना। क्या बात है। तो उससे आपकी शरीर, दिमाग और सब कुछ हेल्दी रहता है, संतुलन में रहता है। संतुलन में रहता है। तो ये हमारे यहाँ पे है, ये साइंस है हमारी एक्टिंग में। बहुत उम्दा बात कही है। ये जो डिवाइन वाली बात आप कह रही हैं, जी, क्या मतलब बचपन से क्या पढ़ाई पढ़ी, माता पिता ने क्या दिया आपको कि ये जो पावर मिल गई आपको? पता नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी फुर्सत से बड़े होने के सारे मौके, अवसर और सारा सपोर्ट दिया हम सभी को। उनका कभी ये नहीं था कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, लेकिन अपना पूरा अटेंशन दिया। मेरी माँ, उन्होंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स तभी किया जब मैं 16 साल की हो गई थी, जब वो उनको टीचर थी। हाँ, वो टीचर बनी बाद में, जी, और उन्होंने अपना टीचर ट्रेनिंग फॉर्मली कोर्स किया
उस समय जब मैं 16 साल की थी तो उन्हें हमारे क्या बात होमवर्क पे अब ध्यान नहीं देना पड़ता था। क्या बात है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि कैसे कैसे? कैसे आप माएँ जो होती हैं, अब माँ बाप जो होते थे हमारे, उन्होंने अपना पूरा उस समय जो ऊर्जा थी जवानी की बच्चों पे लगा देते थे। जी, आसान नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किल। गलतियां भी करते होंगे, करते भी थे, जी, लेकिन देखो जो समझ थी जितनी थी पूरी तरह से दी हमें। तो मेरी मदर को क्लासिकल म्यूजिक उनका सब्जेक्ट था, और हम लोग जब स्कूल वूल जाते थे या कॉलेज में भी थे तो पूरी तरह से उनका अटेंशन था हमारी पढ़ाई लिखाई पे, सब कुछ बच्चों पे। के ऊपर। हाँ, डांट डपट भी बहुत होती थी हमारी। जी, पता नहीं, पर वो शायद वो ज़माना अलग था, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि हर घर में एक हारमोनियम और तानपुरा तो होता ही था। और ज़रूरी नहीं कि आपको म्यूजिशियन बनना है, लेकिन आपको सारे गामा आना ज़रूरी था। और शायद वो शांत रस में आने वाली जो ज़रूरत थी वो उससे पूरी हो जाती है क्या, संगीत से? संगीत तो बहुत आपको रखता है है एक ना? तरह से संभाल के, बिल्कुल सही है। तो मेरी मदर का भी सब्जेक्ट रहा था एमए में, उनका संगीत ही सब्जेक्ट जी, था। और ये पता नहीं, फिर फौजी की ज़िंदगी जिसमें मेरे पिताजी पहले शख्स थे जिन्होंने लद्दाख में, उनको समझ में आया कि उनके जो ट्रूप्स हैं वो अलग अलग रिलीजन्स के हैं, धर्मों के हैं, लेकिन कोई उस समय 1971-72 में लद्दाख में मंदिर वंदिर तो बन जाते थे। जी, तो उन्होंने पहली बार पूरी यूनिट को लगाया हम्म, कि एक ही जगह में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बनाए। अच्छा, तो सारी यूनिट ने मिल के, और मस्जिद का होता कि हमें वेस्ट फेसिंग करना जी, है, मंदिरों का होता हमें ईस्ट करना है, गुरुद्वारे और चर्च में ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं सब कि नियम कौन के सी। हिसाब से बनाया। तो सब पूरी यूनिट में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख जितने थे, सब ने मिल के वो पहला लद्दाख में जो बना था आर्मी जी, के लिए, वो मेरे पिताजी ने बनवाया था। पूरी यूनिट ने मिल के बनाया, और क्या वो बात है, एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग थी, लेकिन उसकी 4 दिशाएं थी। क्या बात है। तो इस तरह की चीज़ें, आजकल हम लोग चीज़ों में बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत इसकी ज़्यादा। भूमि उसकी भूमि। उस समय एक ही भूमि पे 4 जगह बना दी, ताकि चारों धर्म के जो सोल्जर्स थे, अगर उनका मन हुआ तो अपनी अपनी धर्म स्थान पे आस्था के जाके हिसाब से पूजा आस्था के करें। हिसाब से अपनी पूजा कर लें। जी, तो ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आपको सारी चीज़ें का महत्व समझ में आता है, और सारी चीज़ों, किसी भी चीज़ को पे बहुत ज़्यादा फंसते नहीं हैं कि हम फंसना नहीं है, रिजिड नहीं हो जाते हैं कि रिजिड नहीं यही होना करना है। है हमको। तो एक जी, मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, एक बहुत सारी सही चीज़ों बात का है। आनंद लेना आता है आपको। तो मेरे ख्याल से उससे खुलता है आपका सब कुछ, एंड एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, द होल आइडिया इज दैट देयर इज अ वननेस। यस, इट्स ओनली, वी आर, कश्मीर में भी कहते हैं ना कि एक्चुअली तो स्तोत्र जो है वो सूरज है या वो लाइट है, उस लाइट के अलग अलग रेज हैं जो हम लोग हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिज्म इज। इट्स नॉट पर्टिकुलरली कि आप जाके रोज माथा टेको कहीं पे, वो बिल्कुल सही बात है। जो जी, हाथ से चीजें होती हैं जी, जी, उसमें स्पिरिचुअलिज्म है, क्योंकि जहाँ पे आपका हाथ है, जहाँ आपका ध्यान है, जहाँ मन है, और आप सब भूल के उसे करते हैं, तो आप अपने से कितना जुड़ते हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा है आज के दौर में भी ना, आपने देखा है वो जो ज्वेलरी बनाते हैं, छोटी छोटी जी, ज्वेलरी बनाते जी, हैं, वो खोके लेके बैठे हाँ, रहते हैं हाँ, दुकानों के बाहर। बिल्कुल। एक बड़ी ज्वेलरी की शॉप होगी, उसके बाहर। उसके बाहर जो आदमी बैठता है वो कितना संतुष्ट लगता है हमेशा, जी, क्योंकि वो दिन भर ध्यान में है, बहुत बारीक काम करते हैं वो। ध्यान में है, बारीक काम की वजह से उसका ध्यान उसके हाथों में है, कहीं उसका और नहीं। पूरा मन वहाँ पे है। तो मन, शरीर, ध्यान, आत्मा सब एक जगह जुड़े हुए हैं। योग है ये। तो भगवान तो वहाँ आ गए ना, जो भी भगवान है या जो भी है। क्या बात है। चलिए, इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है तो आपका जो शो एक चल रहा है, उनके बारे में बात कर लें। जी ज़रूर। तो वो कैसे आपके मन में आया और कैसे आपने उस पर काम किया? और लाल दत्त की बात कर लाल रहे हैं। दत्त की बात कर रहे हैं हम। जी। किस सन में उसकी शुरुआत हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनेंगे जो आप बचपन में गाती रही हों या जो मुझे मस्त कर देता है, मैं वो जी याद मस्त कर रही कर देता है। हूँ। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। गा के सुनाइए। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे,
आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। तो दोस्तों, बात चल रही है मीता वशिष्ठ जी से और बड़ी मज़ेदार बात चल रही है, बहुत अलग दिशा में बात चल रही है, यूँ कह सकते हैं। जब ध्यान, योग और ऐसी बात चल रही हो, उसके साथ इतने कर्म की बात चल रही हो, इस मकाम पर पहुंचा हुआ कोई क्या कहना चाहिए? दीवाना मुझसा नहीं। क्या बात है। ऐसा दीवाना कोई ऐसी बात करे तो और अच्छा लगता है कि कैसे ये सारी चीज़ें जिनको हम बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं वो कैसे जुड़ सकती हैं। ये मीता वशिष्ठ जी से हम समझ सकते हैं बखूबी। तो हम बात करना चाह रहे थे और जिसकी हमने चर्चा की थी कि आपने कश्मीरी एक संत के ऊपर काम किया है और वो भी जिन्होंने जन्म लिया 14वीं सदी। तो हम बात कर रहे हैं लल दत्त जी की, जी। जिन्होंने 1320 और जो शैव भक्ति परंपरा की भक्त कवयित्री थी, जी। उनके बारे में कैसे आपने सोचा और कब काम करना शुरू किया, और उनके विषय पर, उनके ऊपर जो आप प्रदर्शन करती हैं वो क्या है, वो उसके बारे में बताइए। ये एक नाटक है 1 घंटे का और उसमें मैं कुछ 9 कैरेक्टर्स को व्यक्तिगत करती हूँ, जिसमें छोटी लल्ला, फिर शादीशुदा लल्ला, फिर जो अपने वस्त्रहीन होके जो मिस्टिक माने उस दिशा में चली जाती हैं, फिर उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सास ससुर, पति, कपड़े बेचने वाला, नरेटर, ये सब। जी। और 1 घंटे का नाटक है बिना इंटरवल का। सिंपल है, उसमें ना कोई इंस्ट्रूमेंट से कुछ नहीं, उसमें मैं ही हिंदी, इंग्लिश और कश्मीरी 3 भाषाओं में है ये। हिंदी, इंग्लिश और कश्मीरी में? हाँ, तीनों भाषाएं मौजूद हैं एक ही समय में। अच्छा, एक ही जगह में। एक ही प्रदर्शन में? जी जी, तीनों के साथ? तीनों। अच्छा अच्छा। तो उसमें 30 वाक हैं ललित के। अच्छा। तो 10 हिंदी में है, 10 अंग्रेजी में है और 10 कश्मीरी में है। ओहो। हाँ। श्रोताओं को यहाँ बता दें कि वाक जो है वो उनकी कविता की एक शैली है, उसे उन्हें वाक कहते हैं। वाक कहते हैं। 4 लाइनों में, और उनका वाक कुछ अलग ही है जी। और वाक है, वाचिक से आया है। जैसे हम कहते हैं कि जो पूरी जो सृष्टि है, जो दुनिया जो बनी थी, क्रिश्चियंस कहते हैं कि इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड, माने एक शब्द हुआ उससे पूरी। फिर हम लोग कहते हैं ओम जी। ओम शब्द जब हुआ तब सब कुछ हुआ, आया सामने। तो वाक वाचिक से जुड़ा हुआ है। वाचिक को अपने में बहुत प्राइमल, जिसे कहते हैं शुरुआती कायनात, सृष्टि, इंसान, सबकी शुरुआत वाक से हुई है, ऐसा कहते हैं। तो उनको वाक कहते हैं उनकी कविताओं को। जैसे कबीर की जो है उनको दोहे कहते हैं, 2 लाइनों के। इनके वाक है मोस्टली 4 लाइनों के, बट बहुत सारे। तो उसका एक अपना रिदम है। वो कश्मीरी, पुरानी प्राचीन कश्मीरी में है थोड़ा सा। आजकल के अक्सर कश्मीरी लोग कहते हैं कि हमें थोड़े थोड़े शब्द समझ में आते हैं, थोड़े नहीं आते हैं। तो कश्मीरी में भी है। कश्मीरी भाषा इसलिए मैंने ज़रूरी समझी उसे रखना, क्योंकि हर भाषा का अपना एक डीएनए होता है जी। और हमारी इतनी भाषाएं हमारे देश में, जब तक आप उस भाषा को सुने नहीं और उसको अपनी ज़ुबान पे चखे नहीं, भले ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके स्कॉलर बन जाए जी, लेकिन थोड़ा तो चख लो, तब आपको उसकी रिदम समझ में आती है, तब आपको उससे जुड़ी चीज़ें समझ में आती हैं। आत्मा तक पहुंचना ज़रूरी है। भाषा में आत्मा होती है जी। तो उसको, अगर आप उसको छूना चाहें तो भाषा छूनी ज़रूरी है। हाँ जी। तो ये 1 घंटे का है। इसको अब अगले साल 21 साल हो जाएंगे परफॉर्म। तो आप अकेले करती हैं? जी। तो और मेरे लाइट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अशोक सागर भगत जो है उन्होंने डिज़ाइन की थी। कमाल का लाइट्स डिज़ाइन है। तो लाइट्स का एक खेल है और मेरा, क्योंकि हम टाइम और स्पेस के साथ खेलते हैं जी। क्योंकि एक उसमें एक एस्थेटिक है, एक कंस्ट्रक्ट है, एक क्राफ्टिंग है। हालांकि पिछले पूरे साल से जो मेरा बैंगलोर लिट फेस्ट से शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लल वाक ज़रा हमें बता दीजिए, लिट फेस्ट में आधे घंटे का समय दिया है। उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स ने बुलाना शुरू किया, क्योंकि वो नाटक को ना बुला पाए, क्योंकि वो लिट फेस्ट है या पोइट्री है या 45 मिनट का समय है, 50 मिनट का समय है। तो उसमें अब मैं खड़े होके ललवाक बताती हूँ, सुनाती हूँ, गाती हूँ और लोगों से भी बुलवाती हूँ कश्मीरी में और ललदत के बारे में बात करती हूँ। तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होने लगा है। लोग बहुत जुड़ने लगे उससे भी। किस सन से आपने इसको शुरू किया? 2004 में पहला शो हुआ था। अच्छा। लेकिन उसके पहले 4 साल निकल गए थे। 3 साल रिसर्च हुआ, 1 साल पूरा उसको रिसर्च मटेरियल को किस तरह से शरीर के जरिए प्रस्तुति के मोड में लाया जाए। मुश्किल काम। जी। कैसे अभिव्यक्त किया जाए, सामान्य जन तक पहुंचाया जाए उसे।
आई मीन थिएटर जब आप करते हैं तो आप सिर्फ वाचिक पे तो नहीं कर सकते। जी। और कविता को एक अपने शरीर से एक आकार देना, उसे एक विजुअलाइजेशन का पॉसिबिलिटी देना, जी। ताकि लोग कुछ और देख सके। हाँ, मुश्किल काम है। हाँ, और आम जन तक पहुंच सके, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो पहुंच जाती हैं, ये अल्लाह अल्लाह जिसको जहाँ जाना होता है वो चली जाती हैं। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जी। वो जिनसे मिलना चाहती है वो उस शहर पहुंच जाती है, मैं तो पीछे पीछे आ जाती हूँ, चलती ऐसा? हूँ। जी। किस किस शहर में आप कर चुकी हैं? श्रीनगर में किया था 2008 में, पूना, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, हापुड़, मुंबई तो हो चुका है, और अभी हाल ही में जयपुर, लखनऊ, और अभी बातचीत चल रही है कलकत्ता की। क्या बात है। जी। तो वाकई ऐसा सुन के लग रहा है कि अब तो इसे देखना ही पड़ेगा और देखना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत यूनिक सा है ये, अद्वितीय है। क्या लोगों का रिस्पॉन्स है और रहा है? पिछले कुछ सालों से इवन प्ले के बाद लोग जाते नहीं हैं, उठ के नहीं आते? नहीं जाते। हम्म। मैं स्टेज पे रहती हूँ मौजूद, अब जी। मैं जाती नहीं हूँ। मैं नाटक खत्म हो जाए फिर मैं स्टेज पे रुक जाती हूँ और मैं कहती हूँ किसी को कुछ सवाल पूछना है या कुछ भी नहीं, या कुछ बात करनी है तो कर लीजिए। जी। तो अक्सर वो जो बातचीत होती है वो कई बारी 1-1.25 घंटे तक चलती है। ओहो। तो ऐसा हुआ है। और अभी जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं जिसमें मैं सिर्फ बता रही थी, गा रही थी लोगों को उनके बारे में, अक्सर लोग अब रोने लगते हैं, ओहो। जैसे आंसू भर आते हैं आंखों में, जी। और कहते हैं हमारे अंदर कुछ हो गया है, कुछ अंदर ऐसे टूट सा गया हो, जी। खुल गया हो। अभी जब मैं उदयपुर से आ रही हूँ जी। तो वहाँ पे एक इटालियन लेडी भी थी जो बुजुर्ग थी, तो उनकी भी आंखों में आंसू थे। कहती मुझे पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन जो भी समझ में आया कुछ अंदर से हुआ। और 2-3 दिन बाद आप मुझे मैसेजेस आते रहते हैं लोगों के कि हम आपसे मिल नहीं पाए शो के तुरंत बाद, क्योंकि हमारा मन था, मेरा मन हुआ कि मैं कहीं एक चुपचाप अकेले बैठ जाऊं, अपने साथ रहना चाहती थी, ध्यान लगाने जैसी बात हो जैसे गई। अपने से कुछ हुआ। हाँ। और हापुड़ में भी ये हुआ था। हापुड़ में यूपी में है वो, जी। और दिल्ली से 1 घंटे का रास्ता है। जी। और वहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आए थे, और मोस्टली बिजनेस लोग थे, जो व्यापारी लोग होते हैं। तो वो लोग असमंजस में आ गए। उन्होंने कहा हमारे अंदर कुछ हुआ है, लेकिन हम घर बार बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं, तो हम कैसे जिए ललित के वाक। तो हमने कहा आप कुछ नहीं, आपको उनके वाक संभाल लेने हैं, आपको अपने जीवन छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है। आपको जीवन छोड़ के, मैंने कहा मैं भी तो ललित थोड़ा हूँ, मैं तो हूँ ना दुनिया में, नहीं तो मुझे जंगल में बैठना चाहिए था अभी। तो मैंने कहा आप बस जो आपको प्रेरणा मिल रही है, जिस तरह से वो आपसे बातचीत कर रही हैं, आप उस पर उनसे बातचीत करते रहिए, आपको अपना समझ में आ जाएगा। सो शी इज़ अ ग्रेट, एंड उनकी एनर्जी बहुत कमाल की है, और मुझे लगता है कि वो कुछ अलग है। कुछ सुनाना चाहेंगी जो आप करती हैं? ललवाक मेरी शुरुआती वाक जो है जी। कश्मीरी में सुनाती हूँ, वो ऐसा है। कुस मारी त कस मारन मारी कुस तमारन कस, युस हरे हरि त्रैव त गरी गरी करे अदसुमृत तमारन तस। इसका मतलब ये है, और अगर आप बोलें, खुद बोलेंगी, एक बार बोलिए मेरे साथ, कुस मारी त कस मारन कुस मारे त कस मारन मारी कुस तमारन कस, मरे कुस तमारिन कस, युस हरे हरि त्रैवित युस हरि हरि त्रैवित गरी गरी करे गरी गरी करी अदसुमृत अत्सुम्बित तमारन तस। तमारन तस। कैसा लगा? है था ना? एक रिदम समझ में आ रही है आपको अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है ये कौन मरता है कौन मारता है, कुस मारी त कस मारन, कौन मरता है कौन मारता है, मरी कुस तमारन कस, किसने मारा तुम्हें, कैसे मरे तुम। युस हरि हरि त्रैव, तुमने हरि जो अंदर आपके जो डिवाइन है उसको तो आपने कहा तुम दूर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे, जो हम करते हैं। गरी गरी करे, दुनिया से कहा पास आओ पास आओ और पास आओ। गरी गरी करे। हाँ, गरी गरी एक कश्मीरी का एक शब्द है ओनोमोटोपिक, जिसका मतलब ही है कि मुझे दुनिया चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा है ना उसका, लालच वाला। हाँ, लालच वाला, लालची, आपको दुनिया चाहिए, लालच से भरे आप उस दुनिया की जो चीज है उसके लिए। तो यूस हरि हरि त्रैवत, हरि को कहा जाओ, गरी गरी करे उसको कहा पास आओ दुनिया को। अदसुमृत तमारन तस, खुद को मारा खुद मरे तुम, स्वयं को मारा ना जी, स्वयं को मारा, खुद को दूर किया तो खुद मारे। तो ये है, क्या बात है। ये उनका एक वाक है। बहुत सुंदर। और फिर और भी बहुत सारे हैं, कुछ एक तो है जो मैं गाती भी हूँ। तो सुनाइए ना। एक हल्का सा, एक बहुत
सॉफ्ट सा सुनाती हूँ। जी। ये अंजना जी ने कंपोज किया, अंजना पुरी जो दिल्ली में है, उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है। अंजना पुरी हैं अच्छा बंसी कौल जी की पत्नी, अच्छा। तो उन्होंने कंपोज किया था क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक दिया है प्ले का। हाँ हाँ। तो 2 लाइनें सुनाती हूँ। खोजन निकली सुध न रही कब ये दिन बीता, कब ये रात ढली, मिले अंत में घट में ही मेरे कंठ छली, मेरे उनके नेह मिलन की थी वो घड़ी भली। जो आस आपने बात तक लिया है जी बहुत पावरफुल है। हाँ, नहीं ये है है। ना? और ये कहती है कि हम लोग बाहर ढूंढते हैं जी पर अंदर है। और अक्सर कहते हैं ना कि जो नाखून के बराबर इतना जो नाखून निकलता है ना आपकी चमड़ी के बाहर, जी। हाथ का जो नाखून, उंगली का नाखून, उतना ही फासला है बाहर से भीतर जाने का, लेकिन हम लोग उतना फासला पूरी उम्र में तय नहीं कर पाते, करना ही नहीं चाहते हो, प्रयास नहीं भी नहीं चाहते और करते हैं। मुश्किल है और नहीं कर पाते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ घूम लेते हैं, जी इधर चले जाएंगे और अब मेरा 60वां जन्मदिन है, मैं तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने जा रही हूँ, मेरा हनीमून है, मैं सिंगापुर, बाली, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग जी। सब। तो हम लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं लेकिन इसको हम लोग तय नहीं कर पाते हैं, यू नो। तो वो क्या बात कहती है। कि बाहर से भीतर जा। यात्रा तो वही है। हाँ, तो जब आप बाहर से भीतर जाते हैं, और एक्टिंग में अक्सर ये होता है, एक्टिंग की ट्रेनिंग में होता है, जैसे मैंने कहा ना स्वयं को पहचानना, जी तो बाहर से जब भीतर चले गए और वहाँ पे देख लिया, आमना सामना हो गया अपने आप से, तो फिर कोई बस भी आए फिर सामने। बस वही है। क्या बात है। मीता वशिष्ठ जी, आपका एक जो और स्वरूप है, मंडला जो आपने बनाया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो महिला सशक्तिकरण का एक ज़बरदस्त, वैसे तो आपने कला के लिए उसे शुरू किया। तो ये जो वीडियो हुआ था जिसमें मैंने एक्ट किया था, शुभा मुद्गल जी ने गाया था ये, जी वो बहुत बड़ा हिट था। तो अक्सर बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे लोग दुनिया भर में मशहूर तो ऑलमोस्ट ओवरनाइट हो चुका था, जी पर बहुत सारे लोग उसको एम्पावरमेंट, स्त्रीयता का एक प्रतीक बता के हाँ उसको उन्होंने काफ़ी उसको चलाया है। तो जी। ये एक संस्था है अक्षरा, जी। बम्बई बेस्ड है, जी नंदिता शाह, नंदिता गांधी की, जो बहुत सालों से महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करती आई हैं। तो उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था कि जी। आप हमारे इस एक फंक्शन में आइए, और कुछ ये रिमांड होम ऐसी कोई जगह होती हैं जहाँ पे ये बच्चों को रखा जाता है, तो वहाँ पे घर से भागी हुई हैं बहुत सारी अबला हाँ। नारियाँ वारियाँ वगैरह, सुधार गृह जिसे कहते हैं। सुधार गृह है, जी। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे आप आइए, एक स्पीच दीजिए। और तो मुझे इन चीज़ों से बड़ी तकलीफ, मैं घबराती हूँ कि आप किसी को कहें कि नहीं आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी स्पीचेस मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं नहीं हूँ, शायद मैं बाहर थी भी, शायद बम्बई में नहीं होंगी उन दिनों। तो उन्होंने कहा हम आपका वो वीडियो दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, वीडियो तो आप दिखा दीजिए, मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं भी दे दीजिएगा, और ये कहिएगा कि मैं उनके साथ एक वर्कशॉप करूँगी। अच्छा, मैंने कहा भाषण देने से अच्छा होगा कि मैं उनके साथ वर्कशॉप करूँ, थिएटर कुछ वर्कशॉप। समय तो गुजारे। कुछ समय गुजारूंगी तो उनके लिए अच्छा होगा, जी। क्योंकि वर्कशॉप में जैसे मैंने आपको समझाया कि उनको एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस मिलता जी है। तो उन्होंने अचानक एक दिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करेंगे। तो 2 महीने बाद उनका फ़ोन आ गया कि तुम कह रही थी वर्कशॉप करोगी। मैंने कहा हाँ। तो कहती है ठीक है वर्कशॉप तुम्हारी रख रहे हैं हम, एक दिन की, ऐसी ऐसी संस्था है, देवनार में है, वो रिमांड होम है और ट्रैफिक माइनर्स के लिए है। अच्छा। तो मैं कहा हाँ अच्छा कर लेंगे। तो सुबह हुई जिस दिन मुझे जाना था, 9 बजे मैं गेट पे पहुंची और मैंने कहा, अचानक मैंने ध्यान में आया, मैंने कहा ये ट्रैफिक माइनर क्या होता है। तब तक शब्द सुना नहीं था जी। खास, हाँ पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ये वो, पर ट्रैफिक माइनर एग्जैक्टली क्या हुआ। तो मैंने जल्दी फ़ोन किया उनको, ये ट्रैफिक माइनर क्या होता है। जी। फॉर्चुनेटली उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उन्होंने कहा ये सब वो लड़कियां हैं, नाबालिग बच्चियां, जिनको
रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया है, जिनको बेचा गया था प्रोस्टिट्यूशन में। और ये जो ग्रह है वो वहाँ पे हैं, ये सब बच्चियाँ सब नाबालिग हैं जी। और सब वहाँ से रेस्क्यू की गई हैं। तो कोई वहाँ 6 महीने थी ब्रॉथल में, कोई और लंबा समय थी। तो इनके साथ आपको वर्कशॉप करनी है। ओहो। और तो मैंने कहा अरे ना, अब यंग एक्टर्स के साथ मैं बहुत काम कर चुकी थी और यंग फैशन डिज़ाइनर और सबके साथ। तो यंग लोगों में अक्सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अंदरूनी। जी, अलग तरीके के होते हाँ, हैं हर किसी की जो होती खुलते नहीं है वो। जो खुलते नहीं हैं। कहीं कोई घर से परेशान है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। तो बहुत लेवल्स पे परेशानियाँ होती है, जी। साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको भी परेशानी होगी साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो वो एक दिन की वर्कशॉप इतनी अच्छी गई जिसमें मैंने उनका जीवन बिल्कुल नहीं टटोला। मैंने सिर्फ थिएटर के कॉन्सेप्ट्स लेके उनके साथ काम करना शुरू किया। अच्छा। उनसे एक रिश्ता बनाया जो थिएटर के लेवल पे था। वो कभी पर्सनल नहीं गया। नहीं हुआ शुरुआती तौर में, ख़ास तौर से। अच्छा। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि ये बच्चियाँ इतना कुछ झेल चुकी हैं, पुलिस, लॉ, प्रोस्टिट्यूशन सब हो चुका है, समाज से नकारी गई हैं और हर तरह से उन्हें लताड़ा गया कि जैसे कि वही दोषी का, हाँ, पूरी माने तरह से। सारी गलती उनकी है, वो अब जीने लायक दोषी नहीं है वो। हाँ, ऐसा आ दोषी जाता है मन ठहराया में। जाता है जी। उनको, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। और अक्सर वो हमारे किसानों की बच्चियां हैं, हमारे छोटे छोटे कस्बों की बच्चियां हैं, वो काश्तकार होते हैं। हाँ। जैसे बाद में जब मैंने उनसे कहा ना कि कोई गाना सुनाओ, बाद में काफ़ी आगे जाके, जी। तो वो शुरुआत में मुझे वो वहीं जो गाने गवाए जाते थे उनसे, फिल्मी गाने, मैं कहा नहीं, तुम लोग स्कूल वूल गई थी तो क्या सुनाओ। अरे एक बंगाली लड़के ने मुझे सुनाया आमार जन्मभूमि, ओहो। एक दूसरी लड़की ने जनगण मन सुनाया, क्योंकि स्कूल में सीखा था ये। तो आप सोचिए, जिस लड़की को आपने ऐसा एक लेबल लगा दिया है जीवन भर के लिए कि ये तो अब यही है, हो गया, अब ये यहीं रहेंगी, जड़ से कट चुकी है, उसको अपना बचपन ही नहीं याद है। हाँ। तो हमारे थिएटर वर्कशॉप के ज़रिए वो ये जो 6 महीने या 2 या 1 साल का जो समय था, उसको पार करके वापस बचपन से जुड़ के, और थिएटर के माध्यम से उन्हें एक वर्ल्ड व्यू मिलता है। यहाँ पर कोई आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तो आपने कितने दिन की वर्कशॉप की? 4 साल। हाँ, 4 पूरे साल। क्या बात है। रोज रोज। ओहो। 4 घंटे 5 घंटे। हाँ। तो वो एक दिन की शुरुआत हुई, वो अच्छा गया। हाँ, मैंने अक्षरा से पहले ही कह दिया कि एक दिन में क्या होगा, 2 दिन का तो रखो जी। तो उन्होंने 2 दिन का रखा। तो उनकी तरफ से 2 दिन का हो गया। फिर उनको पता चला ये तो रोज आ रही है मीता, तो उन्होंने फ़ोन किया, तुम रोज आ रही हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा काम इतना अच्छा जा रहा है, ऐसा जैसे आपके हाथ में पानी की सुराही हो और सामने जो है वो रेगिस्तान में प्यासा बैठा हो, तो आप 2 घूंट पिला के कैसे चले जाएंगे? सुराही अभी भरी हुई है। क्या बात है। वो रेगिस्तान से नहीं निकला है अभी, वो शख्स वही है, प्यास बहुत गहरी है। तो जब तक आपके मटके में पानी है, आप पिलाते जाएंगे जब तक उसकी प्यास पूरी तरह से बुझ ना जाए और वो रेगिस्तान से बाहर ना आ जाए। तो मेरे हाथ में थिएटर का मटका था, ये रेगिस्तान में बैठी थी, तो कैसे जाती मैं? जीवन से बिल्कुल रीति हुई। हाँ, तो फिर मुझे वो पानी पिलाते रहना पड़ा। वो मेरे हाथ में मटका था, वो कोई मेरा अपना पानी नहीं था, वो हाथ में दिया वो मटका ना, कहना ऊपर वाले की देन है ना, ये थिएटर की कला। तो फिर वो 7 हफ्ते हुआ। वो 7 हफ्ते में इतनी तब्दीली आई। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें यंग लोग थे। एक लड़की थी स्मिता, वो कॉलेज की लड़की थी, वो भरतनाट्यम ट्रेनिंग थी, मैंने कहा आके भरतनाट्यम सिखाओ। एक राजकुमार थे, रायकवाड़ जी हैं, वो लाठी के गुरु हैं। अच्छा। उनके पास पैसे नहीं थे। हमारे फोक आर्टिस्ट क्योंकि ये सब कलाएं खत्म होती है, अक्सर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल। या सपोर्ट मिलता है तो अलग किस्म का, जिसमें उनको कमर्शलाइज होना पड़ता है। हाँ, लोग तो पसंद भी नहीं रायकवाड़ करते जी सामान बल्कि ऐसा वो अपना अखाड़ा बंद करके चाय की दुकान खोलने वाले थे। अच्छा। तो जब मैंने उनको बुलाना शुरू किया और कहा कि आपको पैसे भी मिलेंगे, और मैं अपना पैसा लगा रही थी शुरू में, अच्छा। अपने जेब से, मज़ा आ रहा था, काम अच्छा हो रहा था, कमाल का हो रहा था। लड़कियों में इतनी तब्दीलियाँ आ रही थी कि जैसे आपका रेगिस्तान में माने एक बगीचा खिलने लगा, हरियाली होने लगी है। और
फूल जैसे खिल रहे हों। क्या बात है। तो जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल भी रहा है, एक अलग किस्म के एक ठहराव अंदर से। तो उनका अखाड़ा फिर से शुरू हो गया। तो मैंने जो लोग आए तो ऐसी एक टीम बनाई, तो वर्कशॉप होने लगा फिर रोज़ 4 घंटे। शुरू में रिमांड होम वाले भी बड़े घबराए हुए थे कि आप लड़कियों को लॉन में ला रही हैं, वो भाग जाएंगी। कुछ ऐसा हुआ, मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 1-1.5 साल बाद हमने वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली कि 3 महीने बहुत कम है, जी। तो जब तक ये रहना चाहती हैं, जब तक वर्कशॉप चलती है, आप अलाउ करेंगे। फिर कुछ लोग और आ गए, सरकारी एक्शन एड ये वो सब, कि हम आपको फंड देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक स्कॉलरशिप लगाइए ताकि हम सरकारी खर्चे पे ये लड़कियां नहीं रह रही हैं, इनको पैसे भी मिल रहे हैं सीखने के लिए, प्लस वो और अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे जो भी है। तो एक ऐसा कर दिया, एक स्कॉलरशिप सिस्टम जैसा। बनाया। हाँ। वो सब बहुत अच्छा चला काफ़ी समय तक। लेकिन फिर एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊं, जब एक लड़की का टाइम आया घर जाने का, तो रिमांड होम ने उनको भेज दिया घर 1 साल बाद। 1 हफ्ते बाद वो वापस आ गई गांव से 2 आम के टोकरे लेके, ओह, और चर्च गेट पे उतरी थी ट्रेन से। अच्छा। रिमांड होम में फ़ोन किया कि मैं चर्च गेट पे खड़ी हूँ। अब चर्च गेट और कमातीपुरा का रिश्ता आप देखिए, वही स्टेशन है जी जहाँ पे उन्हें शायद शुरू में लाया गया था। जी। वो वहीं खड़ी है, पर वो फ़ोन कर रही है रिमांड होम में कि मैं वहाँ कैसे आऊँ, मुझे वापस थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, मुझे घर नहीं जाना है। मैं रह के आ गई हूँ। और जब वो आई और वो 2 टोकरियाँ आम की लाई थी अपने घर से, जो भी गांव था उसका, जी। तो वो जो अक्काएं होती है ना, जो उनको देखती हैं, जो बहुत कठोर हो जाती हैं, वो रोने लगी। उन्होंने कहा हाँ, आज तक कोई वापस नहीं आए, और वो भी इस आम के तरह टोकरे से लेके हमारे लिए। उपहार लेकर। हाँ, उपहार लेकर। क्या बात तो है। ऐसा बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर बाद में जाके बहुत बिगड़ भी गया पूरा सिलसिला, क्योंकि बहुत सारे ईगोज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। हाँ, लेकिन मीता जी, यहाँ पर जो आपका उद्देश्य था वो पूरा हुआ। वो पूरा हुआ। वो पूरा और हुआ। इतनी सफल तरीके से आपने और उसको किया थिएटर पूरा। से अब बहुत सारी जो बच्चियां हैं, वो आगे चल के उन्होंने अंग्रेजी अपने आप सीखी। अच्छा। फिर उन्होंने अपने आप, उनको समझ में आया कि बाहर की दुनिया में हमें किस तरह से अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि एक तो आपका पूरा शरीर का लैंग्वेज बदल जाता है। तो कोई आपको देख के पहचानेगा नहीं कि आप वहाँ रह के आई हैं, क्योंकि छाप लग जाती है नहीं। जी तो जी बिल्कुल। तरीकों में एक वर्ल्ड व्यू मिलता है। एक बार हम लोग टूर पे जा रहे थे थिएटर पर, उनके साथ नाटक किया था मैंने, कॉमेडी। अच्छा। तो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फेस्टिवल में भी परफॉर्म हुआ था, हाँ, इंटरनेशनल विमेंस थिएटर फेस्टिवल में। तो उनको मैंने जिम्मेदारियां दे दी थी कि जैसे थिएटर ग्रुप होता ना, वैसे ही। जी। अचानक मुझे ध्यान में आया कि अरे, इनके पास, किसी के पास चप्पल नहीं है। अच्छा। नंगे पैर घूमते हैं ना। ओहो। और अक्सर लोग जो दान भी देते हैं ना रिमांड होम्स में, वो बहुत अपने सारे गंदे वंदे कपड़े देते हैं, जी। सिंथेटिक ये वो। तो मेरे पास जितने कपड़े होते थे जिनको मुझे लगा कि अच्छा मुझे अब नहीं पहनना है, तो और वो अच्छे थे, तो कॉटन के, तो वो देने चाहिए। जी। तो चप्पल नहीं था, तो मैंने एक बार उनसे बोला कि, मैंने कहा अच्छा तो क्या चप्पल, तो तुम्हारे तो फुटवेयर सब साइजेस दो, चप्पल मंगानी होगी। तो उन्होंने कहा दीदी हमें फ्लोटर चाहिए जो आप पहनते हैं। अच्छा। मैं फ्लोटर्स पहनती थी ना, एक तरह का सैंडल। तो मेरी अंग्रेजी सुनते हुए जब मैं फ़ोन पे बात करती थी, उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। तो बहुत कुछ उनके जीवन उन्होंने अपने आप बना लिए, बल्कि 15-20 साल तक मुझे उनके फ़ोन वोन आते रहते थे। फिर मैंने अपने आप, एक बार उनके परिवार हो जाते थे तो फिर वो अपने आप हट जाती थी, क्योंकि अक्सर वो कैसे बताएंगे कि क्यों हम जुड़े हैं। उनको एक दिशा मिलना और दिशा जरूरी मिल थी। गई, मिल जीवन गई, हो बस गया। आपका काम जो था वो बस पूरा हो गया। उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो मीता जी, बहुत सारी बातें हैं, आप जूरी मेंबर भी हैं बहुत सारे फिल्म उसमें जी ना, रह चुकी हूँ। हाँ रह चुकी हैं आप। जी तो इन ढेर सारी सफलताओं के साथ अब आज तो यहाँ विराम दें बात को, जी और फिर मुलाकात होगी जी ढेर सारी उपलब्धियों के साथ एक बार फिर। जी। वाकई बहुत मज़ा आया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी विविधता होगी बातचीत में, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये आईआर में ही हो सकता है, विविध भारती। हाँ, मुझे विविध भारती आपने कितना सुना है? बचपन से यही तो सुनती आई हूँ, मेरी मम्मी का फेवरेट है। क्या बात है। और मुझे लगता है विविध भारती की वजह से, वाक है ना, वाचिक है, जी। उसमें आप कहीं भी इसको अपने अंदर उतार सकते हैं। आप जंगल में बैठे हों, आप घर पे बैठे हों, आप कुछ कर भी रहे हों, विविध भारती का होना मेरे बचपन का एक हिस्सा है।
अटूट हिस्सा है। मेरा बचपन जुड़ा हुआ है विविध भारती से। क्या बात है। जी चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इस बचपन में फिर आती रहेंगी, बार बार जी, आएंगी, जरूर। हम बार बार स्वागत करेंगे। जी आज यहीं इस बात को विराम देते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीता बहुत जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया। जानी मानी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की ये थी तीसरी और अंतिम कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान